नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज बड़ी खबर में सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो एक ऐसी खबर से, और वो भी इस वक्त में उस खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं जब 16 दिसंबर 2022 को निर्भया गैंगरेप हत्याकांड के 10 साल पूरे हो जाएंगे। और यह खबर इस वजह से जरूरी है कि 10 साल बाद क्या पाया, देश में बदला क्या, इतने सारे लोग इकट्ठे सामने आए थे, उसके बाद हुआ क्या, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह खबर इस वजह से उठ रही है कि महाराष्ट्र में वीवीआईपी सुरक्षा में जो निर्भया फंड का इस्तेमाल हुआ है, उसको लेकर ऑपोजिशन ने एकनाथ शिंदे सरकार के ऊपर लगातार हमला किया हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या मंत्रियों की, एमएलएस की, एमपीज की सुरक्षा महाराष्ट्र की आम महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या निर्भया फंड के नाम पर, या निर्भया फंड जो मिलता था उसके बाद से देश के अंदर कुछ बदलाव हुआ है? उस हादसे से कुछ सबक लिया है इस देश ने? उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारी तीसरी बड़ी खबर होगी एक अंडरवर्ल्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी। एक पुलिस ऑफिसर जिसने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक रैगिंग केस का पर्दाफाश किया, खुद स्टूडेंट बन के कैसे उन्होंने पूरा केस सॉल्व किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार पर निर्भया फंड के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि इस फंड से, निर्भया फंड से, जिसका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर राज्य को करना होता है, फडणवीस जो फंड से, जो एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार है, उसने वीवीआईपी सुरक्षा में 47 निर्भया फंड से खरीदी हुई गाड़ियों को इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पक्ष विपक्ष के आरोपों के बीच में पूरा मामला क्या है, पहले इस रिपोर्ट में देख लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को Y+ सुरक्षा मिली है, लेकिन इसके लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, वे निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के नाम पर खरीदी गई थी। ये सरासर नाइंसाफी है और सरकार को, ये गृह मंत्री को मैं अपील करती हूँ कि सारे व्हीकल्स जो इन 40 आमदारों के लिए दिए हैं, महाराष्ट्र में जो बागी आमदार है, वो त्वरित वो व्हीकल्स पुलिस फोर्स में वापस कर दें। जो अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। उसको एक्चुअली टारगेट करने के बिना ये कर रहे हैं, गाड़ियां उनको दे रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड शेमफुल। ये वीआईपी कल्चर ये नए ईडी सरकार ने लाया है, वो बहुत एक गंभीर बात है। 2013 में केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड की शुरुआत की गई। इस फंड के जरिए राज्यों को पैसा दिए जाने लगा, जिससे महिला सुरक्षा के लिए वो उपकरणों को खरीद सके। इसी फंड से गाड़ियां खरीदी गई जो दिन रात महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करती हैं, लेकिन अब इन गाड़ियों को विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगाया गया। हाल ही में मुंबई में एक कोरियन व्लॉगर से की गई छेड़छाड़ या ऑटो रिक्शा से कूदी महिला की तस्वीरों के बाद महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने लगा। ऐसे में इन गाड़ियों के अलग इस्तेमाल पर जहां सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं महिला बाल विकास मंत्री इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने 2.5 साल में निर्भया फंड का क्या उपयोग करे, पहले उसकी ऑडिट करके लोगों के सामने आने दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, इसको छुपाने के लिए अब आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र की नई सरकार में कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है, जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। और ऐसे में अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किए जाने की बात सामने आने पर महाराष्ट्र सरकार की फिर से किरकिरी हो रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो निर्भया फंड है क्या, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि निर्भया फंड क्या फंड है और इसे क्यों स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। 2012 में माफ कीजिएगा, 16 दिसंबर 2012, क्योंकि वो केस मैंने लगातार कवर किया। वो दिन जो है, उस दिन एक बड़ा भयानक गैंगरेप और हत्या कांड होता है, जिसके बाद सरकार जागती है क्योंकि जनता सड़कों पर उतर आती है। उसके बाद निर्भया फंड को बनाया जाता है। निर्भया फंड को 2013 में बलात्कार पीड़ितों की सहायता के उद्देश्य से बनाया गया था। उसके बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस फंड का घोषणा की और कहा कि इस फंड से जो भी पैसा केंद्र सरकार देगी वो महिला सुरक्षा में हर राज्य को इस्तेमाल करना होगा।
शुरुआती तौर पर 1000 करोड़ रुपए की राशि इस फंड में आवंटित की गई थी और महिला सुरक्षा के लिए केंद्र जो है वो राज्यों को अलग अलग जरूरतों के लिए, पुलिसिंग के लिए, लाइट लगाने के लिए, सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए कि महिलाओं तक अगर कुछ हादसा होता है तो पुलिस जल्दी पहुंच पाए, कंप्लेन करती हैं, तो इन सब चीजों के लिए यह फंड सरकार देती थी। लेकिन जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में देखा, इस फंड का दुरुपयोग भी कई जगह पर सामने आया। अब हम आपको एक और थोड़ा डेटा बताते हैं, कुछ और आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से 2013 में ये जो फंड है, इसके आने के बाद बदला क्या है, इस फंड का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से किया गया है। आरोप यह लगता आया कि निर्भया फंड जो है उसका जो पूरा उपयोग है वो सरकारें, कोई भी सरकारें ठीक तरीके से नहीं करती हैं। केंद्र राज्यों को पैसा देता है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 20% आवंटित राशि से भी कम का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों ने किया है। दुष्कर्म जैसी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसका अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप भारत के अंदर होते हैं। 2020 के मुकाबले 2021 में रेप के मामले जो हैं वो 13.2% बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र 2021 के एनसीआरबी डेटा के हिसाब से तीसरे नंबर पर है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है, महिलाओं के खिलाफ जो केसेस होते हैं उन केसेस पे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सरकारों के लिए आम महिलाओं की सुरक्षा की बिल्कुल भी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। मेरे साथ इस वक्त शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन से राज्यसभा की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं, इस पूरे मामले पर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार सीधा सीधा कह रही है, साफगोई से कह रही है कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, यह सिक्योरिटी की आवश्यकता थी, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। ये तो मुंह छुपाई करने की बात है। क्लियर केस ऑफ एम्बेजलमेंट है। सेंटर से फंड्स आते हैं, स्पेसिफिकली निर्भया फंड जो है, क्लियरली जब कॉर्पस बना था वो महिला की सुरक्षा और के लिए बना था और कोई भी राज्य उस कॉर्पस फंड से पैसे ले सकता था ये अपनी 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 मांगों को लेकर। हमारे कार्यकाल में करीब 30 करोड़ मुंबई पुलिस का मांगना था कि और पुलिस सर्विसेज होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, तो हमने एक स्पेशल निर्भया स्क्वाड बनाया था जहां पे गाड़ियां होती, 2 व्हीलर्स होते, सो दैट अगर कोई किसी तरीके का हेल्पलाइन से एक डिस्ट्रेस कॉल आता है तो हम उनको इमीडिएटली एड्रेस कर पाए। तो वो सारी गाड़ियां जो आई थी उसमें से करीब जून जुलाई से पहले हमने सारे स्टेशंस पे दे दी थी। ये सरकार आने से पहले ये सारे स्टेशंस पे जा चुकी थी। पर जब से ये सरकार बनी, क्योंकि 50 खोखे वाली सरकार बनी, पैसे के बल पे बनी, धन बल पे, सत्ता बल पे, सब पे ये सरकार बनी, 47 जो इनके एमएलए थे और बाकी इनके एमपी से सबको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। तो क्योंकि उस समय पे गाड़ियां कम पड़ी, इन्होंने निर्भया फंड से आई हुई गाड़ियां इन लोगों की सुरक्षा के लिए लगा दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज हमारे पुरुष जो एमएलए गए हैं वो महिलाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं? महिला सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया। और उनको किस बात का डर है? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों से डर है। तो ये सारे सवाल हैं जो उनको जवाब देना पड़ेगा। और आज ही एक और अखबार में खबर आई है कि उसमें से कुछ गाड़ियां अब G20 की सिक्योरिटी में चली गई हैं। तो यानी महिला को प्राथमिकता नहीं देना, महिला की सुरक्षा। आए दिन नए केस हम मुंबई के अखबारों में पढ़ते हैं, कहीं रेप केस हो गया, कहीं पे सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, गैंग रेप हो गया, रोज अखबारों में आ रहा है। पर हमारे जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है वो भी एक पुरुष है, हमारे मुख्यमंत्री चुप है, गृह मंत्री जो डिप्यूटी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर भी है वो भी चुप है। ये बहुत ही नाइंसाफी है और मैं मानती हूं कि ये सरासर धोखा है। लेकिन मैं क्योंकि अभी थोड़ी देर कुछ दिन पहले मुंबई गया था प्रियंका जी, और वहां पर जो एमएलए हैं उनको आमदार कहते हैं, तो क्या इससे ये जो एक्शन है महाराष्ट्र सरकार का, उससे ऐसा नहीं लगता कि जो आमदार है उसकी जान की कीमत, उसकी सुरक्षा की कीमत एक आम महिला से कहीं ज्यादा आंक रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी जी जब आए थे 2014 के बाद, उन्होंने सबसे बड़ा नारा क्या लगाया था? NVVIP रेसिज्म। ये बात हुई थी, बहुत सारे टेलीविजन चैनल ने डिस्कस किया था, बहुत वाह लूटी थी। क्या हो रहा है? ये उन्हीं के साथ ये पार्टी चल रही है, ये सरकार चल रही है, असंवैधानिक सरकार चल रही है, और आज वही इस तरीके का रेसिज्म दिखा रहे हैं।
कि उनकी Y+ सिक्योरिटी है, और जो महिलाएं आए दिन इस तरीके का व्यवहार देखती हैं रास्तों पे, या उनके साथ इस तरीके की अभद्रता होती है या क्राइम्स होते हैं, उनकी सुरक्षा कोई नहीं। आपके पास आज मैन पावर कम है पुलिस स्टेशंस पे, आपके पास गाड़ियां कम है, आपके पास पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी कम है, तो अब किस आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेड फोर्ट से कहते हैं कि हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जब उन्हीं के आंखों के नीचे इस तरीके का काम चल रहा है? तो मेरा सवाल तो केंद्र मंत्री से भी रहेगा। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कॉर्पस आता है जो 1000 करोड़ से घटाकर 500 करोड़ हो गया है, उसमें से भी जो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं उसका मिसयूज हो रहा है। इसका तो ऑडिट होना चाहिए, और जो सेंट्रल फंड्स का इस्तेमाल ये सरकार ने किए हैं, अंडर विच कैटेगरी इन्होंने कैसे मिसयूज किया है, ये भी व्हाइट पेपर निकलना चाहिए। आप व्हाइट पेपर की मांग कर रही हैं, आप व्हाइट पेपर चाहती हैं कि सरकार इस पर निकाले, लेकिन शिंदे सरकार जो है वो आप पर भी आरोप लगाती है। 2.5 साल तक आपकी सरकार रही। 2021 का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था महिलाओं के खिलाफ जो भी केसेस दर्ज होते हैं उनमें, चाहे वो रेप के केसेस हो, किडनैपिंग के केसेस हो, मारपीट के केसेस हो। तो आपसे भी ये सवाल सीधा उठता है कि महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया कि आज आप पलट के उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? मैं बताती हूँ महिलाओं के लिए क्या किया। सबसे पहले तो शक्ति बिल लाए जो इन्होंने रोक कर रखा हुआ है। इनसे पूछिए क्या इस सेशन में ये शक्ति बिल लाएंगे। इनसे ये पूछिए कि जो महिलाओं को प्राथमिकता देकर हमने डीपी प्लान बना रहे थे मुंबई के लिए और फिर जाकर महाराष्ट्र के लिए, कि महिलाओं के हॉस्टल्स होंगे, महिलाओं के लिए सेफ जोन्स होंगे, महिलाओं के लिए सीसीटीवीज होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनकी बस सर्विसेज होंगी, फ्री बस सर्विसेज होंगी। तो ये सारे काम हमने किए हैं। गद्दारी सिर्फ उन्होंने पार्टी के साथ नहीं की है, उन्होंने महाराष्ट्र के साथ किया है, महाराष्ट्र के युवाओं के साथ किया है, महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ की है। तो पहले तो वो उसका हम सबको जवाब देते हैं। और मैंने तो हमारा रिपोर्ट कार्ड दे दिया है, अपना रिपोर्ट कार्ड का कंपैरिजन कर लें कि कितनी महिलाएं कैबिनेट में हैं, कितनी महिलाओं के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी सुप्रिया सुले जी के बारे में अब्दुल सत्तार जो इनके बैठे हुए मंत्री हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करता है। सच्ची मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज उत्तेजित हूँ, इस तरीके से महिलाओं के बारे में भाषा का इस्तेमाल होता है, उनको दरकिनार किया जाता है, अब उनके फंड्स भी अपने पर्सनल यूज के लिए लगाए जाते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी जी। लेकिन ये अहम इसलिए भी हो जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, 16 दिसंबर 2012 उम्मीद थी कि सारा देश जाग गया है, उम्मीद थी कि महिलाओं के लिए ना सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि हमारी मानसिकता में, सोच में, सोसाइटी के तौर पर, समाज के तौर पर चीजें बदलेंगी। अब आप खुद सोच के देखिए, 10 साल हो गए हैं निर्भया कांड को, क्या बदल गया है? फिल्मों में अक्सर आपने बड़ी सारी कहानियां सुनी होंगी। हीरो इसमें अंडरकवर हो जाता है, दुश्मन के इलाके में चला जाता है, किसी गैंगस्टर का जो ग्रुप है उस पे इन्फिल्ट्रेट करता है और बाद में सफलता पाता है। फिल्मों की कहानियां तो फिल्मों की कहानियां होती हैं। असल जिंदगी में अब आपको एक अंडरकवर कॉप की कहानी सुनाते हैं, अंडरकवर महिला पुलिस अधिकारी की कहानी सुनाते हैं। जुलाई में इंदौर में पुलिस का जो सबसे बड़ा, वहां पर इंदौर का जो सबसे बड़ा कॉलेज है, MGM मेडिकल कॉलेज, वहां पर रैगिंग के गुमनाम शिकायत पुलिस को मिलती है, इंदौर पुलिस को। कहानी की शुरुआत जहां से होती है, पुलिस ने भी इस शिकायत का पर्दाफाश करने के लिए पूरा एक प्लान बनाया जाता है और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वहां पे पुलिस की एक अधिकारी को, एक महिला पुलिसकर्मी को, बिल्कुल जैसे कि सामान्य होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके तरह से वेशभूषा बनाकर उनको उस कॉलेज में 24 साल की इस महिला पुलिस ऑफिसर को, शालिनी चौहान जिनका नाम है, उनको वहां पर भेजा जाता है। 3 महीने तक वो रोज लगातार कॉलेज में जाती हैं, कैंटीन में भी जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, क्लासेस अटेंड करती हैं, लोगों से दोस्ती बनाती हैं और आखिरकार इस पूरे जो ब्लाइंड रैगिंग केस था उसको अपनी टीम के साथ पूरे सबूत जुटाकर सॉल्व भी कर देती हैं। 11 छात्रों के खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है। 11 आरोपी छात्रों में से 9 मध्य प्रदेश के, 1 बंगाल का और 1 बिहार का छात्र है। सभी को सस्पेंड अभी कर दिया गया है। अंडरकवर कॉप शालिनी चौहान से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। मेरे लिए एक नई चीज थी ये। हमारे जो ऑफिसर्स थे उनके निर्देशानुसार मैं स्टूडेंट बनके जाती थी वहाँ पर और फ्रेंडशिप करती थी और कुछ अपनी बातें बताती थी और उनसे भी कुछ बातें रैगिंग की करती थी मैं।
तो उस हिसाब से धीरे धीरे फिर उन्होंने नाम बताए कुछ लोगों के, और फिर मैं सारे अपने सीनियर्स को आकर बता देती हूँ। तो जब आप जाती थी वहाँ पर तो बच्चे तो एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई नया चेहरा आपका जैसे देखते हैं तो वो सवाल नहीं पूछते थे आपसे? सवाल पूछते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा देती थी बात को, और अपने में वो हो जाती थी थोड़ा सा कि, तो उन्हें इतना कोई पता नहीं पड़ता था। कैंटीन में सभी तरह के लोग रहते थे। जब भी ये क्वेश्चन एक दो बार हुआ है तो मैं बात को घुमा देती थी। तैयारी कैसे की आपने? मतलब एक पुलिस की अलग दिनचर्या होती है और ऐसे में कॉलेज में जाकर के बैठना और समझना उनसे। पूरे बैग में किताब कॉपी सब रखकर और सिविल ड्रेस पहनकर जाती थी, वाइट कलर का ब्लेजर, मुंह पर मास्क, पूरा स्टूडेंट के गेटअप में जाती। कैसे उन छात्रों से मिलती कैसे थी, उनको अप्रोच कैसे करती थी, कैसे मतलब पता लगाना था आपको कि कौन कौन से छात्र हैं? हमारे जो, तो अगर आप पहले दिन से पूरा घटनाक्रम बता पाएं। उनसे धीरे धीरे बातचीत करती थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अपनी भी बातें बतानी पड़ती है, तब जाके लोग अपने से घुलते मिलते हैं। तो वैसे मैंने उनसे भी बातें निकलवाई धीरे धीरे करके, तो वैसे बताया।